नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उत्तम। मेरे यूट्यूब चैनल उत्तम में एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। यह जो है हमारे सोसाइटी के लिए भी पढ़ना जरूरी है और एकेडमिक व्यू से भी इसे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में यह महत्वपूर्ण रूप से ब्रीफ में और डिटेल में भी बताया गया है, ताकि भविष्य जो हैं हमारे जो स्टूडेंट हैं, भविष्य हैं हमारे देश के, तो उनको इस बारे में अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि ये सभी डिजीज होते कैसे हैं और इनसे हम कैसे बच सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए भी और क्योर के लिए भी। अब आते हैं, इस नाम से ही किसी भी चीज़ का जो नॉमेनक्लेचर होता है, मीन्स टर्मिनोलॉजी होती है, उस टर्मिनोलॉजी से ही उसके कुछ अर्थ को जरूर अर्थ जो है दिमाग में आ जाता है कि उसका क्या अर्थ है और क्या चीज़ से जो है वो बना हुआ है, उसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मीन्स या इन्फेक्शंस, ये ऐसे इन्फेक्शंस है जो लोगों में सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा फैलते हैं। मीन्स जो कपल्स अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है अपने मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर के साथ करते हैं, तो उस दौरान जो है कुछ डिजीज ऐसे हैं जो उस दौरान उन मेल और फीमेल पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर हो जाते हैं। उस तरह से ट्रांसफ़र हुए डिजीज को या इन्फेक्शन को हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं। इसे शॉर्ट में हम लोग एसटीआई कहते हैं या वेनरल डिजीज यानी वीडी कहते हैं। तो इस तरह का डिजीज हम कैसे बच सकते हैं? तो हम लोग को जो है अपने अंदर अवेयरनेस लाना होगा, किस तरह से ये रोग पैदा होता है और क्या करने से पैदा नहीं होगा। इसीलिए इस चैप्टर जो है एनसीईआरटी के सिलेबस में ऐड किया गया है, ताकि हमारे जो देश के फ्यूचर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको इसके बारे में अच्छी तरह से पता हो और इससे वो बच सके भविष्य में। इसीलिए इस चैप्टर को ऐड किया गया है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज मीन्स दोज डिजीज व्हिच आर ट्रांसफर्ड टू द another partner during sexual intercourse, that is known as sexual transmitted infections। अब आते हैं, ये सभी डिजीज हमारे सोसाइटी में कौन कौन से डिजीज जो हैं जिन्हें हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं या डिजीज कहते हैं। तो ये सभी डिजीज के रूप में आप नाम सुने होंगे, बहुत कॉमन नेम है सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, ट्राइकोमोनियासिस, उसके साथ साथ हर्पिस, जेनिटल हर्पिस, उसके साथ आता है हेपेटाइटिस बी और एड्स। ये सभी जो डिजीज हैं हमारे सोसाइटी में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज और इन्फेक्शंस कहलाते हैं। इनमें से कुछ डिजीज जो होते हैं वे सभी डिजीज जो होते हैं क्यूरेबल होते हैं। कुछ डिजीज ऐसे हैं जो इनक्यूरेबल हैं, जिसे क्योर नहीं किया जा सकता है, सिर्फ मैनेज करने की विधि अभी आई हुई है, लेकिन उसे क्योर नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ डिजीज ऐसे हैं जिन्हें क्योर किया जा सकता है। जो जो क्योर नहीं किए जाते हैं वो डिजीज जो है जेनिटल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, ये जो 3 डिजीज हैं, इन्हें क्योर करने का अभी कोई ऐसा उपाय नहीं आ पाया है समाज में, सोसाइटी में। इसलिए इस रोग से बचना ही जो है सबसे महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है। आप अवेयर रहें ताकि ये सभी डिजीज आपको या इन्फेक्शंस आपको न पकड़ सके। तो सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडिया, ट्राइकोमोनियासिस जो है, ये सभी जो डिजीज हैं ये सभी क्योरेबल हैं। इनके अलावा जो बताया कि ये सभी इनक्योरेबल हैं। अब आते हैं, ये सभी डिजीज सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है एक दूसरे में फैलते हैं। इनमें से अगर हम लोग जैसे एचआईवी नाम लिए हैं, तो एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्वेश्चन कभी आता है फुल फॉर्म ऑफ एचआईवी। और एड्स को कहेंगे, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मीन्स एड्स जो है यह डिजीज का सिंड्रोम है, यानी इस दौरान बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल किसी अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो है एनसीईआरटी के सिलेबस में ये अलग से एक चैप्टर में बहुत डिटेल पढ़ने के लिए दिया गया है। तो इसको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से डिजीज जो हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं और उससे हम कैसे बच सकते हैं। उसमें से अब आते हैं कि कुछ डिजीज ऐसे हैं, जैसे इन्हीं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में से इन्फेक्शन में ही कुछ इन्फेक्शंस ऐसे भी हैं जो
सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावे दूसरे भी किसी विधि के द्वारा या दूसरे भी रास्ते से हमारे बीच में जो है फैल सकते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, ये ऐसे डिजीज हैं जो हमारे यानी मनुष्यों के बीच में सेक्सुअली ट्रांसमिशन के द्वारा भी फैलते हैं और कुछ और भी प्रोसेस से फैलते हैं। जैसे कंटामिनेटेड नीडल के यूज से, यानी एक नीडल के द्वारा किसी व्यक्ति को इंजेक्शन दिया गया है, फिर उसी नीडल को दूसरे किसी व्यक्ति को अगर वो किसी इंजेक्शन को देते हैं तो उस दौरान वह डिजीज, अगर वह व्यक्ति उस डिजीज से मीन्स हेपेटाइटिस बी से और एचआईवी से इन्फेक्टेड है, तो फिर दूसरा जो पर्सन के में अगर हम लोग उस सिरिंज का इस्तेमाल किए हैं तो वह व्यक्ति भी इन्फेक्टेड हो सकता है। तो इस तरह से कंटामिनेटेड या इन्फेक्टेड नीडल के यूज से, इन्फेक्टेड नीडल के यूज से भी हम इन सभी रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। इसीलिए आजकल डिस्पोजल सिरिंज बनाया गया है ताकि एक बार ही किसी एक सिरिंज का इस्तेमाल होगा और एक ही व्यक्ति में होगा, उसका इस्तेमाल फिर दूसरे व्यक्ति में नहीं हो सकता है, रीयूज नहीं किया जाता है। इसलिए डिस्पोजल सिरिंज बनाया गया ताकि उसका इस्तेमाल फिर दोबारा न हो। ये हुआ। उसके बाद यह डिजीज जो है इन्फेक्टेड नीडल के द्वारा यूज से भी हो सकता है, या कभी-कभी होता क्या है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ब्लड बैंक से मिला और उस ब्लड बैंक का इन्फेक्टेड जो ब्लड है किसी दूसरे नॉर्मल पर्सन में अगर ट्रांसफ्यूज कर दिया गया तो उस दौरान यह रोग उस व्यक्ति को हो सकता है। कभी-कभी किसी ब्लड बैंक के द्वारा ये गलती हो सकती है, या किसी हॉस्पिटल में डायरेक्ट किसी व्यक्ति का जांच किए बगैर एचआईवी और हेपेटाइटिस बी अदर्स डिजीज का जांच किए बगैर अगर उसके ब्लड को उस तरह से इन्फेक्टेड कोई व्यक्ति है और उसके ब्लड को अगर हम लोग किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी में हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो यह रोग हो सकता है, क्योंकि अगला व्यक्ति इस रोग से इन्फेक्टेड है और उसी के ब्लड को फिर दूसरे जगह जो है दूसरे व्यक्ति में हम लोग दे दिए हैं। तो इस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी यह रोग एक दूसरे व्यक्ति के अंदर पहुंच सकता है। तो पहला बताया आप लोगों को इन्फेक्टेड नीडल के यूज से यह रोग हो सकता है। दूसरा क्या हुआ कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी यह रोग हो सकता है, यानी एक इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किसी हेल्दी व्यक्ति के शरीर में कर दिया जाए तो यह रोग जो है उत्पन्न हो सकता है। तो हो गया। तीसरा एक और है कि जैसे कोई इन्फेक्टेड अगर प्रेग्नेंट लेडी है, उसका जो फीटस होता है वह भी इन्फेक्टेड हो सकता है, क्योंकि यह जो डिजीज है यह ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है पार कर लेती है। इसीलिए यह जो है उस तरह के प्रेग्नेंट लेडी को जिसमें कि पहले से ही यह रोग है, उसके अंदर कोई फीटस पल रहा है तो उस फीटस में यह रोग हो सकता है। तो सेक्सुअली भी हो सकता है, प्लस इन्फेक्टेड नीडल के यूज से भी हो सकता है, तथा उसके साथ-साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, और किसी मदर में यानी जो इन्फेक्टेड मदर है उसके उम्ब में यह जो है डिजीज पैदा हो सकता है, यानी उत्पन्न हो सकता है उसके फीटस में। तो इस तरह से ये सभी कहाँ-कहाँ और कैसे फैल सकता है ये बताए आप लोगों को। अब ये सभी डिजीज जो बताया कि आपको कुछ क्यूरेबल डिजीज हैं, यानी उनको कंप्लीटली हम क्योर कर सकते हैं, जैसे सिफिलिस, गोनोरिया, क्लैमाइडिया और ट्राइकोमोनियासिस एक्सेट्रा, ये सभी रोग जो है हम क्योर कर सकते हैं। लेकिन किसी-किसी कंडीशन में वुमेन में, औरतों में जो है यह डिजीज कभी-कभी नॉन सिम्प्टोमेटिक होता है, मीन्स एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसमें कोई सिम्पटम पैदा नहीं करता है। उस कंडीशन में लेट हो जाता है उसको डिटेक्ट करते-करते उसमें ये रोग है या नहीं है। अगर इसके डिटेक्शन में अगर कोई देरी हो तो उस दौरान हो सकता है कि यह फिर कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सके। लेकिन मेल में यह जल्दी ही इसका सिम्पटम मिलने लगता है। तो अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए इस डिजीज का तो हम लोग क्योर कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन कब आता है? जब डिटेक्शन करने में देरी होता है, यानी रोग को हम पहचान नहीं पाते हैं, धीरे-धीरे उसके साथ रहते-रहते और वो जो होता है कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देता है। तो खास तौर से औरतों में, खास तौर से फीमेल में
होता क्या है कि चूंकि ये एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है, वह डिटेक्ट होते होते बहुत दिनों तक के बाद जो है डिटेक्ट हो पाएगा। उस समय तक औरतों में, फीमेल में बहुत सारा रोग पैदा कर सकता है, जैसे इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है। अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें एबॉर्ट हो सकता है, उसका जो ये है कंसीव की हुई है जो प्रेगनेंसी है वो एबॉर्ट हो सकता है, या अगर रुक भी गया है प्रेगनेंसी तो स्टिल बर्थ भी हो सकता है, इत्यादि। ये सभी कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू लेट डिटेक्शन ऑफ दिस डिजीज, ये सभी डिजीज के लेट डिटेक्शन से भी ये सभी कॉम्प्लिकेशन फीमेल में आ सकता है। क्या बताया, कैंसर हो सकता है, पीआईडी पेल्विक इंड्यूस्ड डिजीज हो सकता है। अगर लेडी जो है प्रेग्नेंट है तो उसमें एबॉर्शन हो सकता है, या अगर बच्चा जो है कुछ दिनों तक ठहर भी गया है तो स्टिल बर्थ बर्थ हो सकता है। तो ये सभी डिजीज जो है ड्यू टू लेट डिटेक्शन ऑफ दिस डिजीज, ये सभी कॉम्प्लिकेशन उस फीमेल में आ सकता है। तो इस तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे हुआ, कौन कौन सा डिजीज है, कैसे होता है और इसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है ह्यूमन बीइंग में, ये हम आपको बताया। इससे बचा कैसे जा सकता है, तो बचने के लिए पहला उपाय है एवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर। अननोन पार्टनर, किसी अननोन पार्टनर के साथ सेक्स करने से बचें, या मल्टीपल पार्टनर, एक से अधिक पार्टनर के साथ सेक्स करने से बचना होगा, ताकि यह रोग जो है अगर अननोन पार्टनर है, हम उसके विषय में जानते ही नहीं है कि वो क्या है, कहाँ का रहने वाला है, किस देश का है, कहाँ से बिलोंग करता है, नहीं करता है, उसमें कौन सा इन्फेक्शन है, नहीं है, उस दौरान अगर अननोन पार्टनर के साथ अगर हम लोग सेक्स करते हैं या कोई भी व्यक्ति सेक्स करता है, तो उस समय उसमें ये सभी डिजीज या इन्फेक्शन होने का चांस बना रहता है। या मल्टीपल पार्टनर्स, एक से अधिक पार्टनर के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशन करते हैं, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो उस दौरान भी यह डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने का चांस बना रहता है। दूसरा, ऑलवेज, तो इसको क्या करेंगे, हम अवॉइड करेंगे। दूसरा क्या है, ऑलवेज यूज कॉन्डोम्स। अगर किसी कंडीशन में अननोन पार्टनर के साथ सेक्स करना पड़ा, या मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं, तो उस दौरान हमको सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वे अवेयर रहें कि उस दौरान कंडोम का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस रोग से बच सके। यह एक बैरियर का काम करता है, या तो आपके पास जो डिजीज है वो उसमें ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, या उसमें जो डिजीज है वो आप में ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। इसलिए आप जो है जब भी इस तरह का कोई कंडीशन आए तो कंडोम का इस्तेमाल जरूर करें। उसके बाद तीसरा, अगर आपको ये रोग हो भी गया, अचानक किसी कारण से यह रोग हो गया, इन सभी चीज में आप अवेयरनेस नहीं रख पाए, तो उस दौरान जल्दी से जल्दी आप किसी डॉक्टर के साथ संपर्क करके आप उसका निराकरण कर लें, आप उसका बचाव का उपाय कर लें, ताकि उसका कॉम्प्लिकेशन आपके शरीर में उत्पन्न न हो पाए। तो ये था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और वेनरल डिजीज कैसे हो सकता है, क्या क्या होता है, ये आपको बताया। अब इसमें एक और लास्ट पॉइंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक लास्ट सिस्टम टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी जो है, इस टर्म से भी ये जो है समझ में आता है कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी फीमेल और मेल पार्टनर के द्वारा, एक कपल है जिसके द्वारा अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बावजूद भी उसमें जो है प्रेगनेंसी, वो लेडी जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है, तो इसे हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। मीन्स फर्टाइल फीमेल है, फर्टाइल कपल है, उस दौरान अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बावजूद जो है वह फीमेल प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पा रही है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं इनफर्टिलिटी। सब कुछ अनुकूल है, सब कुछ सही सही है, उसके बावजूद भी, या मीन्स अनप्रोटेक्टेड से कर रहे हैं, कपल्स जो है फर्टाइल है, उसके बावजूद है जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किया जा रहा है, इसी चीज को हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। यह इनफर्टिलिटी कंजेनिटल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, ये सभी कारणों से ये इनफर्टिलिटी हो सकता है।
हमारे भारतवर्ष में ये जो है कहा गया है कि जब भी इनफर्टिलिटी यानी एक ऐसा कपल है जिसको जो जिसके पास बच्चा नहीं है, यानी जो फीमेल बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही है, तो हम लोग सोसाइटी में ये रिमर फैलाते हैं या हमारे सोसाइटी द्वारा फैलाया जाता है कि ये फीमेल जो है वह इनकैपेबल है प्रेगनेंसी को कंसीव करने में। जबकि इसमें दोनों पार्टनर का, मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर का दोनों का रोल होता है। इसलिए हमें इस तरह का रिमर में नहीं पड़ना है। हमको ये देखना है कि ये इनफर्टिलिटी किस कारण से उस दंपति में, उस कपल्स में आया है, ये कंडीशन आया है। तो इनफर्टिलिटी में हम देखेंगे कि बहुत सारा कंडीशन है। बता दिए आपको, कंजेनिटल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है। ये सभी कारण से जो है इनफर्टिलिटी हो सकता है। सपोज एक ऐसा मेल है जिसमें सीमेंस का जो मात्रा होता है, मिनिमम जो होता है 60 मिलियंस, अगर आपका स्पर्म काउंट है, तो आप जो है एक फीमेल पार्टनर के साथ, जो हेल्दी फीमेल पार्टनर है उसके साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो आप जो है वह फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। उसी तरह से हम आते हैं, अगर फीमेल में भी हार्मोनल बैलेंस अगर है, आपका यूट्रस जो है वह कैपेबल है, एडिक्वेट है, पेल्विस एडिक्वेट है, सब कुछ जो है सब कुछ ठीक-ठाक है, तो एक फीमेल जो है वह प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकती है। लेकिन कभी-कभी देखा जाता है कि किसी कारणवश फीमेल और मेल के द्वारा जो है फीमेल के द्वारा प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किया जाता है। ट्राई करने के बावजूद भी, अनप्रोटेक्टेड के बावजूद भी, बहुत सारा कोशिश करने के बावजूद भी, ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी, बहुत सारा ट्रीटमेंट चलता है, मेल के लिए भी चला है, फीमेल के लिए भी चला है, बहुत सारे सोसाइटी में लोग मिल जाएँगे। तो उस दौरान जो है इसमें सफल नहीं हो पाए वे दंपति, वे कपल्स की वो प्रेगनेंसी को कंसीव कर पाएँ। उस कंडीशन में जो है बहुत सारे दंपति जो हैं एक असिस्टेड फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स इसमें ये ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें मेल और फीमेल पार्टनर का गैमेट, ओवम और स्पर्म को लेकर करके उसे जो है हम लोग बाहर किसी लेबोरेटरी में उसे फर्टिलाइज करवाते हैं, और उस समय वहाँ डेवलपमेंट करा करके फिर जो है उसको इम्प्लांट करते हैं फीमेल में। तो यह जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या-क्या होता है? पहला नाम सुने होंगे, बहुत ही फेमस और कॉमन नेम है आपका आईवीएफ। आईवीएफ इसे कहते हैं, फुल फॉर्म इसका है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जिस दंपति मीन्स कपल्स के द्वारा बहुत सभी कारणों को ट्रीटमेंट करवा करके थक जाने के बाद, जब थक जाते हैं तो वो लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। उसका नाम है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, आईवीएफ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक आईवीएफ एक प्रोसेस है जिसमें एक डोनर के द्वारा या वाइफ के द्वारा ओवम डोनेट किया जाता है, और एक मेल के द्वारा और हस्बैंड के द्वारा, जो डोनर मेल होता है वो या हस्बैंड के द्वारा स्पर्म को डोनेट किया जाता है। तो इस तरह से एक मेल मीन्स हस्बैंड और डोनर के द्वारा स्पर्म कलेक्ट किया जाता है, और एक फीमेल मीन्स वाइफ एंड डोनर फीमेल के द्वारा ओवम कलेक्ट किया जाता है। इस स्पर्म और ओवम को लेबोरेटरी में एक साथ फर्टिलाइज करवाया जाता है, और फर्टिलाइज करवाने के बाद वह जब एम्ब्रायो बन जाता है, एम्ब्रायो मीन्स 8 ब्लास्टोमियर्स के साथ जब वह एम्ब्रायो फर्टिलाइज होने के बाद, जब वह दोनों स्पर्म और ओवम, स्पर्म प्लस ओवम जब ये फर्टिलाइज होते हैं तो ये जाइगोट बनाते हैं। यह जाइगोट जो है वह आस्ते-आस्ते एम्ब्रायो बनता है बाय प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, और जब उसमें 8 ब्लास्टोमियर्स होते हैं तब इन्हें फिर से
इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर कर करके इन्हें फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में जो फीमेल चाइल्ड यानी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही है, उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में इसे 8 ब्लास्टोमेयर्स जाइगोट को, एम्ब्रायो को उसमें प्लेस किया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो यह जो है वहाँ जा कर के फिर यह जाइगोट एम्ब्रायो जो है 8 ब्लास्टोमेयर का है, उसके साथ फिर डिवाइड हो करके यह जो है प्लासेंटा बनाता है। धीरे-धीरे जो है यह फीटस बन जाता है और जा कर के यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। तो यह एक प्रोसेस हुआ कि 8 ब्लास्टोमेयर्स वाले एम्ब्रायो को, जाइगोट को प्लेस्ड किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर मैकेनिज्म के द्वारा एक फीमेल में, जो फीमेल प्रेगनेंसी को कंसीव करना चाहती है। और कभी-कभी हम लोग फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, और कभी-कभी इसी चीज को यूट्रस में भी ट्रांसफर किया जाता है, उसे कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर के द्वारा इस मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स वाले जो जाइगोट होते हैं, जो एम्ब्रायो होते हैं, उन्हें इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर टेक्निक के द्वारा यूट्रस में भेज दिया जाता है, यूट्रस में डाल दिया जाता है। यूट्रस में वहां जाकर के ये इम्प्लांट होते हैं। तो अगर 8 ब्लास्टोमियर्स वाले जाइगोट हैं, एम्ब्रायो हैं, तो उन्हें हम लोग फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। और अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स वाले जाइगोट या एम्ब्रायो हैं, तो उसे हम लोग यूट्रस के अंदर प्लेस कर देते हैं और वहां वो यूट्रस में इम्प्लांट होकर के धीरे-धीरे फीटस के रूप में रूप ले लेता है और धीरे-धीरे वो चाइल्ड ग्रोथ करता है। तो इस तरह से आईवीएफ में हम लोग स्पर्म और ओवम को लेबोरेटरी में फर्टिलाइज करा करके जाइगोट बनाते हैं और वहाँ एम्ब्रायो जो बनता है, उस एम्ब्रायो को हम लोग या तो फैलोपियन ट्यूब में या फिर यूट्रस में हम लोग ट्रांसप्लांट करवा देते हैं, यानी वहाँ पर हम लोग उसको भेज देते हैं। ये हुआ इन विट्रो, मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के आधार पर। एक होता है कभी-कभी हम लोग ये करके यहाँ हुआ कि लेबोरेटरी में हम लोग इसको फर्टिलाइज करवा दिए। कभी-कभी डायरेक्ट गैमीट को ही डाल देते हैं। जैसे फीमेल गैमीट है, गैमीट मीन्स होता है मेल गैमीट, और फीमेल गैमीट कहेंगे तो फीमेल गैमीट जो होता है ओवम होता है, और यह है फीमेल गैमीट। और मेल गैमीट जो होता है उसे हम लोग स्पर्म कहेंगे। ठीक है, तो कभी-कभी क्या होता है कि फीमेल गैमीट्स डोनर या वाइफ के का जो हेल्दी ओवम है, उस ओवम को हम लोग डोनर का जो लेडी है, जो डोनर लेडी है, उस लेडी से लेकर के जो प्रेगनेंसी कंसीव करती है, उसके फैलोपियन ट्यूब में हम लोग ओवम को डाल देते हैं। इसे कहते हैं गैमीट फैलोपियन ट्रांसफर। मीन्स उस विधि के द्वारा इस गैमीट को, मीन्स ओवम को, जो हेल्दी ओवम है, वह डोनर से लेकर करके जो फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है, उसके हम लोग फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। इसे कहते हैं गैमीट फैलोपियन ट्रांसफर प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग ओवम को उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं और वहाँ ओवम जा करके फिर जब कोई मेल जो होता है वह स्पर्म सेक्स करता है या कोइटस करता है, तो उसका उस स्पर्म वहाँ जा करके उस ओवम को फर्टिलाइज कर देता है और वह फर्टिलाइज ओवम फिर एम्ब्रायो बन करके आकर के यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है और वहाँ जो है फीटस का रूप ले लेता है। एक ये भी प्रोसेस है। एक और प्रोसेस है जिसमें ओवम में डायरेक्टली लेबोरेटरी में, अब ये जो है लेबोरेटरी में होता है, ओवम में डायरेक्टली इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI प्रोसेस के द्वारा इसमें क्या करते हैं, स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं ओवम में। इसको जो है हम लोग लेबोरेटरी के अंदर डोनर से ओवम लेते हैं, डोनर फीमेल जो होती है उससे हम लोग हेल्दी ओवम लेते हैं और उस ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट करके फिर इसको हम लोग उस फीमेल के यूट्रस में डाल देते हैं जो फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करना
चाह रही है। तो इस तरह से इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के द्वारा भी हम लोग उस व्यक्ति को जो फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है, उसको हम लोग इस आधार पर भी प्रेगनेंसी को कंसीव करवा सकते हैं। ये सही प्रोसेस हुआ। कैसे-कैसे ये हम लोग इन विट्रो, इन ड्यू टू गैमेट फैलोपियन ट्रांसफर प्रोसेस के द्वारा कैसे-कैसे हम लोग एक ऐसे कपल्स को जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहता है और हर प्रोसेस के द्वारा हार चुका है, तो इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग उसमें प्रेगनेंसी को जो है उसके प्रेगनेंसी को कंसीव करवा सकते हैं। तो ये सभी बिज़ी हुआ इनफर्टिलिटी को हम लोग कैसे हम उसको फिर संतान दे सकते हैं। तो इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर के एक फर्टाइल कपल्स को हम लोग एक संतान दे सकते हैं। तो ये सही प्रोसेस जो है, यह प्रोसेस इनफर्टिलिटी के दौरान इसका इस्तेमाल कर के एक दंपति जो है प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकती है। ये चैप्टर आज के डेट तक खत्म हुआ। हम आगे किसी दूसरे टॉपिक पर आपसे आकर के फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा इसे जो है लाइक करें और उसके साथ-साथ कमेंट करना भी ना भूलें, क्योंकि कमेंट जो है वह हमें एनर्जी देता है। धन्यवाद।